नमस्कार, मेरा नाम है सरसन कुमार और आप देख रहे हैं एपीवी न्यूज़ का हमारा खास शो है पड़ताल। आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और इसी बीच हमारे बीच में मौजूद हैं एक बड़ी शख्सियत। आइए हम आपसे उनको रूबरू कराते हैं। सर नमस्कार सर। नमस्कार भाई शंखवार जी। सर आप अपना परिचय दीजिए। शंखवार जी, पहली बात तो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं जनता के साथ सामने रूबरू हो सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हूं और डिप्टी एसपी के पद से मैं रिटायर्ड हुआ हूं 2013 में। मैंने 40 साल पुलिस को दिया, एक कांस्टेबल से लेकर के और डिप्टी एसपी का सफ़र मैंने तय किया। तो सर आप की ज्वाइनिंग किस समय हुई थी इस जो है डिपार्टमेंट में? मेरी ज्वाइनिंग 1973 में, जब मेरे फादर भी कांस्टेबल थे, वो एक्सपायर हो गए थे जी। तो मैं उन्हीं की जगह पर एज ए कांस्टेबल ही इस विभाग में आया था। जी जी। लेकिन मैं विभाग में आने से पहले मेरा ये था कि मैं नौकरी नहीं करना चाहता था। मैं अपना कोई अलग बिजनेस या कोई और ऐसा जो मैं किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहता था। सर आपने इतने अंतराल में आपने जॉब किया है। 1973 में आपने ज्वाइन किया और 2013 में आपने जो है रिटायरमेंट हुए। तो इस कार्यकाल में आप इस डिपार्टमेंट में हैं, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट एक कहा जाता है रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट रहता है जिसमें कई सीनियर्स जूनियर्स आते हैं और ऐसी सिचुएशन आती है कि कहीं ना कहीं उनका प्रमोशन भी होता है, डिमोशन भी होता है। तो क्या लगता है कि 1973 से लेकर 2013 तक ऐसा क्या पुलिस डिपार्टमेंट था जो आज चेंजेस लग रहे हैं आपको? देखिए, पुलिस की नौकरी एक कांटों भरा ताज है। इसको लेने के बाद, इस विभाग में आने के बाद, हर इंसान का एक अपना अलग कर्तव्य बन जाता है कि हम आम जनता के लिए अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं, उन्हें कैसी सहूलियत दे सकते हैं, उन्हें कैसे उनके अधिकारों से परिचित करा करके उनको अधिकार दिया जाए ताकि वो भी अपने को एक सामाजिक प्राणी समझ करके और अपना जीवन व्यतीत कर सकें। लेकिन होता क्या है, मैंने अपनी सर्विस का अनुभव मैंने आपको बताना चाहूँगा। वो ये कि सबसे बड़ी चीज़ है सेवा। अगर आदमी ये जानकर इस विभाग में आता है कि मैं सेवक हूँ और सेवा करूँगा, जनता की सेवा करूँगा, वो अपने मकसद में हर दशा में कामयाब हो जाएगा। लेकिन अगर उसके दिमाग में जरा सा भी ये रहेगा कि मैं तो पुलिस वाला हो गया हूँ, वर्दी आ गई मेरे तन पे, अब तो मैं जो चाहूँगा वो कर सकता हूँ, वहाँ पर अहम की भावना आने पर वो अपने आप को डिमोलाइज कर लेता है। सर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पुलिस सेवा करने का एक वो रहता है, तो आपने देखा कि अतीक अहमद के साथ कम से कम 12 से 15 लोग थे जो कि पुलिस प्रशासन से थे और उनका जो है वहाँ पर गोली से कुछ लोग आते हैं पत्रकार का रूप धारण करके या उनका गेटअप करके और उनका जो है उन पर गोलियां चला देते हैं ताबड़तोड़, और वहीं पुलिस प्रशासन के कुछ लोगों को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो क्या सेवा करने का उनको ये फल मिला? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं पुलिस से भी चूक हो जाती है। लोग उसको अदरवाइज ले लेते हैं कि पुलिस की गलती थी और पुलिस की रहते हुए और ये इतनी बड़ी घटना हो गई और कैसे हो गई। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। ये प्री प्लान भी कह सकते हैं या अचानक भी कह सकते हैं। प्री प्लान बुलजम सातिर दिमाग का होता है। हो सकता है उसने पहले से कुछ लगाया हो, सोचा हो कि हम ऐसे करेंगे तो हम इस घटना को अंजाम दे सकते हैं, और
पुलिस की थोड़ी बहुत लापरवाही जो है वो सामने जरूर आई थी, लेकिन इतना नहीं कह सकते हैं। जो नेचुरलिटी होती है वो अलग होती है, जो बनावट होती है वो अलग होती है। तो इसमें दोनों तरफ से कुछ कमी रही, जिसकी वजह से ये घटना हो गई। तो सर, क्या आप देखते हैं कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में बहुत नामी और कह सकते हैं अपराधी मामलों में जो लीन थे, जैसे कि आपके कानपुर नगर के बिकरू कांड हो गया, जो कि विकास दुबे जो थे, और इसके बाद अतीक अहमद, फिर उसके बाद जो है अंसारी के जो कोई गवाह होता है, उसको इलाहाबाद के कोर्ट के अंदर जज के सामने उसको गोली मार दी जाती है, और अतीक अहमद को हॉस्पिटल के बाहर गोली मार दी जाती है, और फिर इसके बाद बिकरू कांड की विकास दुबे को जो है ऑन रोड उसका इनकाउंटर पुलिस कर देती है। तो ऐसा माहौल क्या आपने कभी अपनी सर्विस लाइफ में कभी देखा था, जो इस समय आपको लग रहा है उत्तर प्रदेश का क्या हाल है? नहीं, हमारे टाइम में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। जहाँ जहाँ मेरी पोस्टिंग हुई वहाँ शायद ही कभी ऐसी कोई घटना हुई हो जो पब्लिक के सामने एक सवाल बनकर खड़ी हो गई हो, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन एक कहा जाता है कि पाप का गड़ा जब बढ़ता है तो कभी न कभी वो फूटता है। तो इन लोगों का, चाहे वो विकास दुबे हो, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे वो कोई भी हो, जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं, हिस्ट्रीशीटर्स हैं, उनका एक दिन अंजाम तो ये होना ही होता है। अंजाम होना होता है, बट यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है जी। तो आपको अथॉरिटी नहीं है कि वो कितना भी बड़ा अपराधी हो। नहीं, तो यहाँ कहीं भी पुलिस का रोल नहीं था कि वो उनको मारा है। किसी भी जगह पुलिस का रोल ऐसा नहीं है कि जो उस पर संदेह किया जा सके। एक घटनाक्रम बन जाता है ऐसा कि जब पुलिस को गोली चलानी पड़ती है, वो लगे या ना लगे, उससे कोई मरे या न मरे, वो अलग चीज है। नहीं, कई सवाल किए जा रहे थे कि अतीक अहमद हो गए, जैसे विकास दुबे हो गए, तो उनका प्री प्लान्ड था कि विकास दुबे को उत्तर प्रदेश में लाया जाए। अतीक अहमद की सिक्योरिटी में इतनी बड़ी चूक कैसे हो जा सकती, क्योंकि उत्तर प्रदेश का सबसे गंभीर और सबसे ज्यादा मामले अतीक अहमद के पास थे। नहीं, आप दो सवाल डाल रहे हैं एक साथ। एक तो अतीक अहमद को जोड़ रहे हैं, फिर बिकरू कांड का जोड़ रहे हैं। एक एक का पूछिए। सर, आप बिकरू कांड पहले बताइए। बिकरू कांड देखिए, ऐसा है कि जब पुलिस ने अपने यूपी में लाने के लिए किया और वो जब आ रहा था तो वो, अब ऐसा कहा, मैं तो वहां था नहीं, ऐसा कहा जाता है कि वो लघु शंका के लिए उतरा और उसके बाद वो भागने की कोशिश की, फिर तब पुलिस ने उसको वो किया और वो मारा गया। अगर उनको लघु शंका से अपने उत्तर प्रदेश में कानपुर में ही भागना होता तो क्या वो एमपी से ये बोलते कि मैं विकास दुबे हूँ? वो वहां से तो भाग सकते थे। हाँ, कहीं से भाग सकते थे, कहीं से हो सकता था। अब ये देखिए, जांच का प्रश्न है, ये जांच हो रही है अभी, जैसा आपको पता है कि जांच चल रही है, तो इसमें अभी कुछ कहना हमारे लिए उचित नहीं होगा। सर, जिस तरह से आप देख रहे हैं, इस समय मणिपुर हो गया, उत्तराखंड हो गया, इस समय पलायन जारी है और लोग जो है सड़कों पर उतर आए हैं, हिंसा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये हिंसा क्या एक राजनीतिक मुद्दा है? नहीं, देखिए, राजनीतिक मुद्दा तो खैर नहीं हो सकता है। ये आम पब्लिक की जो इस समय स्थिति है, उसका जीना, पल पल जीना एकदम कठोर हो गया है। कारण, इस महंगाई इतनी चरम सीमा पर है, लोगों को रहना मुश्किल हो रहा है, अपने आप से कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आदमी के दिमाग में ये जरूर आता है कि ऐसा हम कुछ करें जिससे हम पब्लिसिटी हो हमारी और हम कुछ आगे बढ़ें और हमारा अपना कुछ लाभ हो। तो वो पब्लिसिटी करने के लिए लोग ऐसा करते हैं। हो सकता है, अब राजनीतिक पार्टी, देखिए हम तो पुलिस के आदमी हैं, राजनीति के बारे में हम शून्य हैं, हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी इतना तो जरूर है कि राजनीतिक पार्टियां किसी भी मुद्दे को लेकर के बढ़ा चढ़ा करके उसको अपनी रोटी सेकना चाहते हैं।
इस समय धरना कर रहे हैं। जैसे कि आप दिल्ली के आप जंतर मंतर पर देख लीजिए, दिल्ली के कुछ ऐसी जगह पे आप देख लीजिए जहाँ पर पहलवानों ने धरना किया, लेकिन उन पहलवान, वो ऐसे पहलवान, मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में तो जो है हाल ही है। अब दिल्ली का जो एक अभी वाकया उठा था कि जो रेसलर थे, जो पहलवान थे, वो पहलवान जो है ब्रजभूषण के खिलाफ जो है सड़कों पर उतर आए थे। यौन शोषण का मामला था और उन्होंने कहा था ब्रजभूषण के जी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और इनको गिरफ्तार करना चाहिए। लगातार धरना चला, कम से कम 1 महीना धरना चला और उस 1 महीने के धरने के अंतराल में उसको खत्म कर दिया गया, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करके। सर, जब इतने बड़े रेसलर खिलाड़ी की नहीं सुनी जा रही है, तो आपको लगता है कि आम जनता की सुनी जाएगी? इस बारे में मैं आपसे बिल्कुल एक बात कहूँगा कि जैसे मौजूदा प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो व्यवहार इस समय पहलवानों के साथ हो या किसानों के साथ हो या अन्य किसी के साथ हो या मणिपुर हो, ऐसे मामलों में उनको एकदम आगे जाना चाहिए और उनके पास जाना चाहिए, उनके दर्द को सुनना चाहिए, उनकी बात को सुनना चाहिए, ना कि अमेरिका जाना चाहिए। पहले जो है उनकी अपने घर को देखो ना, पहले आप अपने घर को देखिए, अपने घर को संभालिए, अपनी समस्या संभालिए, फिर आप जाइए दूसरी जगह पर। आप यूं अपना घर का छोड़ करके, लोगों को सड़क पे छोड़ करके, रोता हुआ छोड़ करके आप विदेश भाग गए। ऐसी कौन सी जरूरी चीज थी जो है आप वहां चले गए? आप उनको कह सकते हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, कि हमारे यहाँ कुछ समस्या आ गई है, मैं बाद में आ सकता हूं, समय ले सकते थे उनसे। यहाँ तो मैं उनको दोषी समझ सकता हूँ। नहीं तो प्रधानमंत्री जी जो है अभी हिंदू राष्ट्र, आरएसएस में हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। इस समय यूनिवर्सिटी से ज़्यादा, कॉलेजेस से ज़्यादा मंदिरों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हर 1 महीने, जहाँ तक मुझे पता है कि मैं देख रहा हूँ कि वो अखिलेश यादव हों या राहुल गांधी हों या नरेंद्र मोदी हों, अमित शाह हों, तो ये इस समय मंदिर और मस्जिद की लड़ाई, हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई, बस मैं देख रहा हूँ कि कोई यज्ञ कर रहा है, कोई मंदिर में उद्घाटन करने जा रहा है। मैंने स्कूल का उद्घाटन करते इन 5 सालों में शायद ही किसी को देखा होगा। आपने बहुत बढ़िया बात कही है। तो ऐसा क्या है? ऐसा आदमी को काम करने का जज्बा होता है, उसके अंदर अपनी एक भावनाएं होती हैं कि हमें अपने देश के लिए, अपनी जनता के लिए हमें क्या करना है, सोचना चाहिए। ये मंदिर मस्जिद हम और आपको रोटी नहीं दे सकते, हम और आपको खाना नहीं दे सकते, हम और आपको शिक्षा नहीं दे सकते, किसी को नहीं दे सकते। हम और आपको क्या, किसी को नहीं दे सकते। मंदिर मस्जिद जैसे कहते हैं कण कण में भगवान है, तो फिर भगवान तो हर जगह है, मंदिर में जरूरी थोड़ा है। आप अपनी जो विचारधारा है, जो आपकी मनोभावना है, जो आपका जो ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, वो तो कहीं भी कर सकते हैं। मंदिर मस्जिद से हमारा कोई लेना देना नहीं। और मंदिर मस्जिद में आज देखिए आजकल कैसे क्या हो रहा है, कहीं वो मजार में इतना पैसा, हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों रुपया जो है आ रहा है, वो कहाँ जा रहा है, किस जगह जा रहा है? चंदा दे रहे हैं, चंदा में जा रहा है, लूट रहे हैं, मतलब बैठ करके मठाधीश लोग। तो ये क्या है? ये तो अपना पेट भरना है, बाकी और कुछ नहीं। जनता की भलाई के लिए कुछ भी नहीं है, नॉट एट ऑल। तो इसमें अहम रोल तो सर जनता का भी है, क्योंकि अभी तक जहाँ तक रिपोर्ट आई है अयोध्या राम मंदिर की, तो प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए आ रहा है। तो आपको कभी लगता है कि 100 करोड़ एक मंदिर के लिए आ रहा है, लेकिन 100 करोड़ देश के विकास के लिए नहीं आ रहा है? तो उस पर क्या कहेंगे? अभी अभी आपने लेटेस्ट न्यूज एक आई थी कि अब उस मंदिर का मैं नाम नहीं लूंगा, वहां पर वो रुपए गायब हो गए, हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपया वहां से गायब हो गया। क्यों गायब हो गया, कैसे गायब हो गया? जो इतना पैसा चंदा में आ रहा है, सुरक्षा में रखा जाता है, सब कुछ रहता है, वो कैसे चोरी चला जाएगा, वो कैसे चला जाए? तो ये बंदर बाट है, ये कुछ भी नहीं है। चंदा का पैसा जो आता है उसको कायदे से अगर देखा जाए तो उसे देश की योजनाओं में लगाना चाहिए। जो चंदा आ रहा है, ठीक, मंदिर के रखरखाव के लिए, वहां के पुजारियों के लिए, उन पे जो खर्च होता है उसको करने के बाद जो बचता है तो देश के लिए लगाया जाए उसे, ना कि उसे डंप किया जाए।
वही माननीय प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की थी और नोटबंदी के बाद फिर 2000 का नोट बंद कर दिया। बनाया क्यों? क्यों बनाया था उसे? आप ये सवाल ये उठता है, उनसे पूछो नरेंद्र मोदी से जाकर के कि ये 2000 का नोट जब आपने बंद किया था तो फिर 2000 का नोट फिर से चालू क्यों किया और फिर बंद कर दिया? क्या मतलब इसका? लाखों अरबों रुपया जो है, करोड़ रुपया जो है इसके बंद करने में और उसके बाद फिर दोबारा बनाने में कितना खर्च हुआ होगा। आज तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं कि हम समझते हैं कि हमारे जीवन काल में जो एक आध नोट कभी कैसे हुआ जो उसको बंद कर दिया, चलन कर दिया, लेकिन एकदम से 1000 के नोट, 500 के नोट सारे बंद कर दिए और उसके बाद फिर 2000 का बनाया, 2000 का फिर बंद कर दिया। ये इसका क्या मतलब है? ये आप लोग अपने चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से पूछिए, ऐसा आपने क्यों किया? सर मेरा चैनल तो जो हकीकत है, ज़मीनी स्तर का हकीकत है, क्योंकि आज हम यहाँ पर बैठे हैं, मेरे पास कोई स्टूडियो नहीं है, मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। और इस समय जो मीडिया है, क्या आपको लगता है कि मीडिया इस समय हकीकत दिखा रही है? मीडिया हकीकत बिल्कुल नहीं दिखा रही है। क्या जो दुनिया चिल्ला रही है कि सारी मीडिया बिकी हुई है, सारी मीडिया बिकी हुई है। आप दैनिक जागरण हो, कोई पेपर हो, देखिए हर जगह मोदी 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 छपे हुए हैं। क्या मतलब भाई? अरे तुम तो देश के प्रधानमंत्री हो, दुनिया जानती है, तुम्हें फोटो छापने से क्या मतलब है? ये तो आप प्रचार प्रसार कर रहे हो खाली अपना, जनता जाए भाड़ में। आप क्या कर रहे हैं? आप जिस तरह से देखेंगे कि नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ सर, नई संसद भवन बनाने का उसकी क्या आवश्यकता थी? एक बढ़िया फर्स्ट क्लास का कब का वो संसद इतना सुंदर बना हुआ है, उसको आप बाहर से उसकी गेटअप उसका देखिए, फोटो देखिए तो कितना सुंदर लगता है। और उस संसद का उद्घाटन जो है जब हुआ था तो वहां पर बैरिस्टर लोग मौजूद थे, और इस बार जो संसद का उद्घाटन हुआ वहां पर सब शंकराचार्य मौजूद थे। तो ये देश कहाँ जा रहा है, किस साइड, किस दिशा में जा रहा है? देखिए, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। उस संसद भवन के शिलान्यास में भी उनको नहीं बुलाया गया और उद्घाटन में भी उनको नहीं बुलाया गया। ये एक विडंबना है भारतवर्ष के लिए। इसके पीछे क्या बात हो सकती है उनको नहीं बुलाया गया? जातीयता। संविधान को ये खत्म करना चाहते हैं, जो हमारा बाबा साहब अंबेडकर का जो संविधान है उसको ये खत्म करना चाहते हैं। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं, आप चाहे किसी से कह दीजिए, मैं डरता नहीं किसी से, लेकिन इन्होंने जानबूझ करके इसे खत्म करने के लिए, संविधान को खत्म करने के लिए ये सारी रणनीति बन रही है। तो कहीं ना कहीं सर कह सकते हैं कि इस समय जिस तरह से हिंदू मुस्लिम हो रहा है, तो अपना भारत कहा जाता है कि लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे सारे धर्म के लोग रहते हैं। तो क्या ये एक व्यक्ति विशेष में हिंदू धर्म बनाना या हिंदू मतलब भारत को हिंदू राज्य बनाना या हिंदू कंट्री बनाना, आपको क्या लगता है? गलत है, गलत है। हम कहते हैं जब विभाजन हुआ था तभी इसको रोकना चाहिए था, नहीं रोका तो जिसकी गलती है वो अलग है बात है। लेकिन जब वो हमारे आ गए, हमारे देश में हैं और हम सब भाईचारा का नाता रखते हैं एक दूसरे से, होली, दिवाली, ईद, बकरीद में हम उनसे सबसे मिलते हैं, तो फिर इसको हिंदू राष्ट्र कैसे आप बना सकते हैं? क्या इनको भगा देंगे? क्या संभव है? एक पंचर बनाने वाला मोहम्मदन, मैकेनिक मोहम्मदन, जितने भी आप गाड़ी, कार, रिक्शा, मोटरसाइकिल, जितनी भी मशीनरी है, फ्रिज, एसी मशीन, जितना जो भी है मशीनरी का काम, जो मैकेनिकल काम, सारे के सारे हमारे हिंदू भाई भी करते हैं, लेकिन मुस्लिम अधिक आपको मिलेंगे। आप सर्वे कर लीजिए। तो अगर ये इनको भगाएंगे तो ये सब यहाँ ये मशीन ये कौन करेगा ठीक ठाक? क्या करेंगे? ऐसा पहली बात तो संभव ही नहीं है, क्योंकि हमें संविधान में जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है बाबा साहब ने, वो सभी के लिए है। भारत के हर नागरिक के लिए स्वतंत्रता का अधिकार है। वो यहाँ स्वतंत्र रह करके अपना पूजा पाठ कर सकता है, अपना खाना खाए, अपना रहे, तेज त्योहार मनाए, सब कुछ करे। तो जब स्वतंत्रता का अधिकार सबको दिया हुआ है तो फिर उनको रहने का अधिकार भी तो है। तो उनको निकालोगे किस संविधान की धारा से निकालोगे?
हिंदू राष्ट्र के संविधान में लिखा हुआ है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। सर ये संशोधन करके भी तो पॉसिबल है। क्या संशोधन करेंगे? क्योंकि अभी बहुत से ऐसे संशोधन हो गए हैं संविधान में जो उनको लगा कि इसमें संशोधन संविधान से छेड़छाड़ करना बहुत भारी पड़ेगा। संविधान से छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा कोई भी, मैं ये दावे के साथ कहता हूं। दूसरी बात जिस दिन ये बहुजन हमारा जाग जाएगा उस दिन प्रलय आ जाएगी। ये समझ जाइए कि जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि लोग बाबाओं से, महात्माओं से अपनी पर्चियां बनवा रहे हैं। अभी कुछ ही में लेटेस्ट नाम है, मैं नाम नहीं लूँगा, उनसे लोग पर्चियां बनवा रहे हैं और वो दावा कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो मतलब मैं जल समाधि ले लूँगा, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो मेरी मेरी तलवारें रखी हैं, ऐसे कमेंट कर रहे हैं। और तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि ये साधु है, ये साधु की बोली है या एक किसी व्यक्ति विशेष की ऐसी बोली है कि जिसमें उनका लाभ है? ये राजनीति से प्रेरित लोग हैं, ये साधु संत नहीं है। साधु संत का मतलब है वो अपनी तपस्या करता है, अपने धार्मिक कार्य में लगा रहता है, वो चाहे कहीं हो, अयोध्या हो, मथुरा हो, बनारस हो, काशी हो, कहीं भी हो, जो हैं वो अपने भक्ति में लीन हैं। लेकिन जो इस प्रकार की बातें करते हैं कि मैं आत्मदाह कर लूंगा, मैं समाधि ले लूंगा, वो पाखंडी हैं, घोर पाखंडी हैं। वो देश को बर्बाद करने पे लगे हैं, लेकिन उनकी चलने की नहीं है इस देश में, वो चलेगा नहीं। तो सर लास्ट संदेश क्या देना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी जनता के लिए? क्या संदेश रहेगा आपका? मैं अपनी जनता से यही निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो, चाहे वो धार्मिक लोग हों, चाहे अन्य कोई हो, आप किसी के चक्कर में ना पड़े। आप अपना जीवन स्वयं बिताएं और अपने हिसाब से चलें, और जो भी धर्म के हैं वो अपने धर्म का, अपने समाज का पालन करते हुए, उनको अनुसरण करते हुए, उनकी बातों को मानते हुए अपना जीवन व्यतीत करें। किसी के बहकावे में ना आए, किसी के चक्कर में ना पड़ें। और ये तो संसार है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, लेकिन आपकी जो अंतरात्मा कहती है उसे करिए। बस यही मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि मैं बता दूं, अभी जिनसे आपकी बात हुई, मैं इनसे आप एक बार फिर रूबरू करवाना चाहूँगा। ये हैं मिस्टर DM खट्टा जी, जो कि रिटायर्ड डिप्टी SP रह चुके हैं और इन्होंने 1973 से लेकर 2013 तक जो है कार्यकाल में, अपने प्रशासनिक कार्यकाल में बहुत अनुभव देखा और बहुत अनुभव किया है, और वो अनुभव आज आपके सामने शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर DM खट्टा।